हेलो एवरीवन, टुडे आई एम टेक अ लेक्चर ऑन लाइपोसोम्स। तो आज के इस लाइपोसोम्स के लेक्चर में हम लाइपोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइपोसोम्स की डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है लाइपोसोम्स का एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कॉम्पोजिशन ऑफ लाइपोसोम्स को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स को यूज़ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं या फिर हाउ टू प्रिपेयर ऑफ लाइपोसोम्स, एंड एट लास्ट द इवेल्युएशन ऑफ लाइपोसोम्स को आप किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे। तो नेक्स्ट हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं लाइपोसोम्स की डेफिनेशन से, लाइपोसोम्स या फिर लाइपोसोम्स के इंट्रोडक्शन से कि बेसिकली लाइपोसोम्स है क्या। लाइपोसोम्स जो होता है बेसिकली एक सिंपल माइक्रोस्कोपिक वेसिकल है जिसमें क्या होता है कि एक एक्वस वॉल्यूम भी आपका प्रेजेंट होता है और लिपिड वॉल्यूम भी प्रेजेंट होता है, जो कि फॉर्म करता है, क्या करता है, एक मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो एक बेसिकली एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर देता है। स्ट्रक्चरली अगर हम लाइपोसोम्स को देखते हैं तो कंसंट्रेशन बायलेयर वेसिकल होता है, जो कि बायलेयर वेसिकल वर्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें एक्वस फेज भी इनकॉर्पोरेट होता है और लिपिड फेज भी इसमें इनकॉर्पोरेट होता है। जो कि इसमें इनक्लोज्ड जो भी इसमें ड्रग होती है वो आपकी हाइड्रोफिलिक ड्रग भी हो सकती है और लाइपोफिलिक ड्रग्स भी, दोनों ही ड्रग्स आपकी इसमें इनकॉर्पोरेट हो सकती है। क्योंकि लाइपोसोम्स को बनाने के लिए हम ऑर्गेनिक फेज़ को भी हम यूज़ कर रहे हैं और एक्वस फेज़ को भी यूज़ कर रहे हैं, वाटर भी दे रहे हैं और कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आपका इथेनॉल हो गया या ईथर हो गया, हम इनको भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जो लिपिड फॉर्मिंग एजेंट है लाइपोसोम्स को प्रिपरेशन में, वो बेसिकली क्या होता है, हमारा फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड को और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि सोया फॉस्फेरिडाइल कोलिन भी हम इसको कहते हैं, सोया लेसिथिन भी कहते हैं या फॉस्फोलिपिड्स भी कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा है क्या होता है लाइपोसोम्स बेसिकली बाइलेयर वेसिकल होता है जिसमें आपका हाइड्रोफिलिक फेज भी प्रेजेंट होगा और लाइपोफिलिक फेज भी प्रेजेंट होगा। इसमें आपकी हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक दोनों ही तरीके की ड्रग्स को आप इनकैप्सुलेट कर सकते हैं और देन टारगेटेड कर सकते हैं ऑन द इफेक्टिव साइड, जैसे कि ट्यूमर सेल्स हो गए, ट्यूमर सेल्स पे डायरेक्टली टारगेटेड करना है आपको अपनी ड्रग को। तो इसमें हम डिफरेंट कैरियर्स को यूज़ करेंगे, उन कैरियर्स में ड्रग्स को इनकॉर्पोरेट करा करके हम डायरेक्टली टारगेटेड कर सकते हैं ऑन द इफेक्टिव साइड। अब लाइपोसोम जो बेसिकली क्या है, लाइपोसोम से एक ग्रीक वर्ड है जो कि बना हुआ है लाइपो दैट मीन्स की फैट और सोम्स दैट मीन्स का बॉडी, फैट की बॉडी, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द लाइपोसोम्स का क्या स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख रहे हैं लाइपोसोम जो है वो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का से मिलकर के बना है। फॉस्फोलिपिड क्या करता है कि फॉस्फोलिपिड एक उसको वेसिकल फॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो भी आपका कैरियर है उसको वेसिकल फॉर्म देगा, ठीक। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल उस वेसिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब आप स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोसोम्स में देख रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोफिलिक हेड भी है और हाइड्रोफोबिक टेल भी है, ठीक। ये आपका टोटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोसोम्स का ये स्ट्रक्चर था। अब एडवांटेज ऑफ लाइपोसोम्स का क्या एडवांटेज है, बेसिकली अगर लाइपोसोम्स को हम यूज़ कर रहे हैं तो जो भी हम ड्रग ले रहे हैं उस ड्रग की एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और उसका थेराप्यूटिक इंडेक्स भी इंक्रीज़ हो जाता है। ड्रग की एफिशिएंसी और थेराप्यूटिक इंडेक्स इंक्रीज़ हो जाता है। और लाइपोसोम जो होते हैं स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है बाय इनकैप्सुलेशन। दैट मीन्स कि अगर हम ड्रग को इनकैप्सुलेट कर दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली टारगेटेड कर सकते हैं ऑन द इफेक्टिव साइड और उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम लाइपोसोम्स या फिर हम कैरियर्स को यूज़ करते हैं तो हम उसमें पैसिव टारगेटिंग ड्रग्स, ऐसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स में आपको पता होगा उसमें दो तरीके की एक्टिव टारगेटिंग और पैसिव टारगेटिंग। एक्टिव टारगेटिंग में क्या होता है, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और पैसिव टारगेटिंग में आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ड्रग को अपनी साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें अगर हम लाइपोसोम्स बनाते हैं तो वो सिलेक्टिव पैसिव टारगेटिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है फॉर ट्यूमर टिश्यूज़ के लिए या कैंसरस सेल्स के लिए, ओके। अगर हम लाइपोसोम्स, फिफ्थ एडवांटेज है इसका कि अगर हम लाइपोसोम्स को बनाते हैं तो ये फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट जो होता है वो उसका इम्प्रूव कर देता है। फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट क्या होता है आपका, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन।
रिड्यूस एलिमिनेशन जो भी थेराप्यूटिक ड्रग है उसका जो एलिमिनेट हो जा रही है बॉडी से उसको ये रिड्यूस कर देगा, एलिमिनेशन कम हो जाएगा और इंक्रीज़ कर देगा सर्कुलेशन टाइम को। दैट मीन्स कि जो बॉडी के जो भी ड्रग के मेडिकेशन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड में आपके सर्कुलेट करते रहेंगे, तो सर्कुलेशन को ये इंक्रीज़ कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन है ड्रग का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, रिड्यूस टॉक्सिसिटी ऑफ द इनकैप्सुलेटेड एजेंट। क्यों टॉक्सिसिटी क्यों रिड्यूस हो जाएगी? क्योंकि जो ड्रग है डायरेक्टली टारगेटेड होगी ऑन द इफेक्टिव साइड, अपने साइट ऑफ एक्शन पे डायरेक्टली टारगेटेड होगी। तो इससे क्या होगा, जो साइड इफ़ेक्ट है या टॉक्सिसिटी है किसी भी ड्रग की वो रिड्यूस हो जाएगी। फैसिलिटेट करेगा ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन को ये फैसिलिटेट कर देगा अगर हम लाइपोसोम्स को यूज़ कर रहे हैं। जो लाइपोसोम्स बना हुआ है बेसिकली नेचुरली एक्रिंग लिपिड्स है। लिपिड यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन की या फिर सोया लेसिथिन की या फिर हमने पीछे देखा था फॉस्फोलिपिड की। ये तीनों ही चीज़ें एक ही हैं जो कि वेसिकल फॉर्मिंग एजेंट है। यहाँ पे ये जो फॉस्फोलिपिड है क्या है? बेसिकली नेचुरली अकरिंग लिपिड्स है, तो इस वजह से ये नॉन टॉक्सिक एंड बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ये इसके एडवांटेज थे। अब डिसएडवांटेज पे आते हैं कि अब कुछ एडवांटेज हैं अगर लाइपोसोम्स के, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर लाइपोसोम्स को हमने लिया है तो वाटर में लो सॉल्युबिलिटी होगी, वो इजीली सॉल्युबलाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने फॉस्फोलिपिड डाला, वो समवट स्टिकी इन नेचर होता है। तो अगर हमें सॉल्युबलाइज करना है, प्रैक्टिकली भी अगर हम देखते हैं तो लाइपोसोम्स को अगर हमें सॉल्युबलाइज करना होता है तो हमें उसको सोनिकेट करना पड़ेगा, देन वो सॉल्युबलाइज होगा। तो लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के साथ लेस सॉल्युबल है। प्रोडक्शन कॉस्ट इज़ हाई कंपेयर टू नियोसोम्स के कंपेयर में। हमने अभी सिलेबस में आपके नियोसोम्स पढ़ा था, तो नियोसोम्स के कंपेयर में जो लाइपोसोम्स का प्रोडक्शन है वो कॉस्ट है वो हाई है। शॉर्ट हाफ लाइफ। समवट क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या हाइड्रोलिसिस लाइक रिएक्शंस हो जाती हैं। अगर प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं तो सोया फॉस्फेटिडाइल कोलिन को आप अगर एयर के कांटेक्ट में छोड़ दीजिए, जिस कंटेनर में सोया फॉस्फेटिडाइल कोलिन है उस कंटेनर को एयर के कांटेक्ट में छोड़ दीजिए, आफ्टर 24 आवर्स ही आप देखेंगे कि जो सोया लेसिथिन है पहले जो एकदम फ्री फ्लोइंग पाउडर फॉर्म में था वो आपका एकदम स्टिकी नेचर का हो जाएगा, एकदम डो फॉर्मेशन कर लेगा। तो क्या होता है कि अगर हाइड्रोलिसिस इसमें फॉस्फोलिपिड्स में ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलिसिस लाइक रिएक्शंस भी इसमें हो जाती हैं। एक और सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि लीकेज या फिर फ्यूज़न ऑफ इनकैप्सुलेटेड ड्रग्स। अगर हमने कोई भी ड्रग डाली है, सपोज 2 ड्रग्स अगर हमने डाली है तो दोनों ड्रग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ ना कर जाएं, या फिर हमने दोनों ड्रग्स डाली है या कोई भी एक ड्रग के साथ हमने लाइपोसोम बनाया है तो ड्रग हमारी लीक ना कर जाए। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ड्रग लीक कर गई या नहीं? हमारा जो भी लाइपोसोम्स का सस्पेंशन होगा उस सस्पेंशन को हम सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे ऑन 4000 RPM एट 4 डिग्री सेल्सियस। सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद हम जो भी हमारे वेसिकल होंगे उन वेसिकल्स को अलग करेंगे और सुपरनेटेंट पोर्शन को हम अलग कर लेंगे। देन हम जिस ड्रग के साथ हमने लाइपोसोम्स को बनाया होगा हमने उसको यूवी में चेक किया है कि हाँ उस ड्रग का कितना एब्जॉर्बेंस आ रहा है, और जो हमारा सुपरनेटेंट और इनकैप्सुल वेसिकल्स थे उन दोनों का हम डाइल्यूशन बना के यूवी में चेक करेंगे तो हमें एब्जॉर्बेंस नोन हो जाएगी कि क्या एब्जॉर्बेंस निकली है। और उसी एब्जॉर्बेंस और कैलिब्रेशन कर्व की हेल्प से हम ये कॉन्सेंट्रेशन जान लेंगे कि सुपरनेटेंट पोर्शन में क्या ड्रग की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है और वेसिकल्स में ड्रग की क्या कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। अगर वेसिकुलर पोर्शन में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि जो ड्रग है वो लीक नहीं की है, और अगर सुपरनेटेंट पोर्शन में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी दैट मीन्स कि ड्रग लीक कर गई है और सुपरनेटेंट पोर्शन में आपकी ड्रग प्रेजेंट हो गई है। ओके, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। अभी तक के हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या है, लाइपोसोम्स क्या होता है, देन हमने एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े और स्ट्रक्चर देखा कि लाइपोसोम्स का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ लाइपोसोम्स पे। लाइपोसोम्स का कंपोजिशन क्या है, लाइपोसोम्स किस तरीके से बनता है। बेसिकली लाइपोसोम्स को बनाने के लिए 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेसिथिन
ठीक, लेसिथिन भी सोया फॉस्फेटाइलकोलिन ही है या फॉस्फोलिपिड ही है आपका एक तरीके का, और कोलेस्ट्रॉल। इन दो मेजर कंपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं लाइपोसोम्स को बनाने के लिए। फॉस्फोलिपिड क्या है, एक तरीके से आपका बेसिक फैटी सब्सटेंस होता है। हमने पीछे लाइपोसोम से, लाइपो मतलब क्या पढ़ा था, फैट। जो लाइपोसोम्स का क्या मतलब होता है, लाइपो एंड सोम्स। लाइपो दैट मीन्स कि फैट और सोम्स दैट मीन्स कि बॉडी। पीछे हमने जब इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि लाइपोसोम्स दैट मीन्स, लाइपो मतलब कि फैट और सोम्स मतलब बॉडी, फैट की बॉडी। फॉस्फोलिपिड क्या है, बेसिकली फैटी सब्सटेंसेस है जो जिसका मेजर रोल होता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल को स्ट्रक्चर करने में। ठीक, जो भी हमारा जो वेसिकल है उस वेसिकल की सेल वॉल को, उस वेसिकल की वॉल को स्ट्रक्चर करते हैं, उस वेसिकल को की वॉल को बनाते हैं। ये आपका फॉस्फोलिपिड का मेजर रोल है। जो कॉमन नेम जो फॉस्फोलिपिड है, कॉमनली फॉस्फोरिडाइल कोलिन नाम मॉलिक्यूल होता है। जो लेसिथिन है, बेसिकली लेसिथिन फॉस्फोरिडाइल कोलिन मॉलिक्यूल से जनरेट होता है। इसी को कहते हैं लेसिथिन, फॉस्फोरिडाइल कोलिन, सोया फॉस्फोरिडाइल कोलिन, फॉस्फोलिपिड, ये सारे एक ही के नाम है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लाइपोसोम्स को बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, इनकॉर्पोरेशन। हम कोलेस्ट्रॉल को बेसिकली हम किस लिए इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो जो वेसिकल होता है उस वेसिकल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। ठीक, इससे जो और वेसिकल अगर क्या होता है, वेसिकल को इसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो वेसिकल है वो वेसिकल आपका वो मतलब स्टेबल कंडीशन में रहेगा। जो इनकैप्सुलेटेड ड्रग रहेगी वो इनकैप्सुलेटेड ड्रग लीक आउट नहीं करेगी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स को किस किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। बेसिकली लाइपोसोम्स को दो मेजर पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइपोसोम्स प्रिपरेशन। फर्स्ट में है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फर्दर 8 पार्ट्स में सब डिवाइड है। फर्स्ट वन इज मल्टी लैमिनर वेसिकल्स। जो मल्टी लैमिनर वेसिकल्स हैं उनका साइज़ है 0.5 माइक्रोमीटर से बड़ा होना चाहिए। जो मल्टी लैमिनर वेसिकल है वो 0.5 माइक्रोमीटर से आपके बड़े होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज ओलिंगो लैमिनर वेसिकल्स। ओलिंगो लैमिनर वेसिकल्स 0.1 से 1 माइक्रोमीटर से आपके की रेंज में होने चाहिए, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर की रेंज में। थर्ड वन इज द यूनिलैमिनर वेसिकल। यूनिलैमिनर वेसिकल में सभी साइज रेंज के लाइपोसोम्स आपके प्रेजेंट हो जाते हैं। जितने भी साइज रेंज के आपके लाइपोसोम्स होंगे सारे ही यूनिलैमिनर वेसिकल्स में आपके प्रेजेंट होंगे। फोर्थ वन इज द स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल। स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल का जो साइज रेंज होता है वो 20 to 100 नैनोमीटर साइज में आपका स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका फिफ्थ वन इज मीडियम साइज यूनिलैमिनर वेसिकल्स। नेक्स्ट लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल। ये लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल्स का जो साइज रेंज है वो 100 माइक्रोमीटर से बड़ा होना चाहिए। सेवन्थ इज गाइंट यूनिलैमिनर वेसिकल। इसका जो साइज रेंज है वो ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर आपका होना चाहिए, गाइंट यूनिलैमिनर वेसिकल का। एंड द एट्थ वन इज मल्टी वेसिकुलर वेसिकल। मल्टी वेसिकुलर वेसिकल का जो साइज रेंज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 माइक्रोमीटर से। ओके, ये तो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। अब हम क्लासीफाई करते हैं लाइपोसोम्स को ऑन द बेसिस ऑफ लाइपोसोम्स प्रिपरेशन। लाइपोसोम्स को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा क्लासिफिकेशन क्या है। फर्स्ट है हमारा वेसिकल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिवर्स फेज इवेपोरेशन मैथड। ठीक, नेक्स्ट वन इज मल्टी लैमिनर वेसिकल्स। नेक्स्ट स्टेबल प्लूरिलैमिनर वेसिकल, फ्रोजन मल्टी लैमिनर वेसिकल, वेसिकल्स प्रिपेयर्ड बाय द एक्सट्रूजन टेक्निक्स, ड्राई डिकॉन्स्ट्रक्शन वेसिकल। तो ये थे हमारे 6 पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ लाइपोसोम्स प्रिपरेशन। लाइपोसोम्स के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हमने लाइपोसोम्स को 6 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। तो ये हमारा था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोसोम्स।
अब हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स में हमें ये पता होना चाहिए कि लाइपोसोम्स को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो हम सब देखते हैं कि लाइपोसोम्स का प्रिपरेशन क्या है। लाइपोसोम्स को बेसिकली क्या है, एक थिन फिल्म है, ठीक, जो कि बना होता है, हाइड्रेटेड होता है, लिपिड शीट का बना होता है। जो कि लिपिड शीट होती है वो लिपिड शीट जो होती है बेसिकली कट ऑफ हो जाती है फ्रॉम ड्यूरिंग द, जब हम उसका एजिटेशन कर रहे होते हैं तब उस टाइम जब हाइड्रेशन हो रहा होता है, हाइड्रेशन के टाइम पे जो लिपिड शीट होती है वो कट ऑफ हो जाती है, ठीक। उसके बाद हम उसका एजिटेशन करते हैं। एजिटेशन के बाद जो सेल्फ क्लोज यूनिलैमिनर। अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोसोम्स पढ़ा। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम्स पढ़ने जा रहे हैं कि लाइपोसोम्स को किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डिस्पर्जन मीडियम हम लाइपोसोम्स को दो पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल डिस्पर्जन टेक्निक एंड द सेकेंड वन इज़ द सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक। सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक्स में क्या है आपका, सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक्स, फिजिकल डिस्पर्जन टेक्निक्स को हमने फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट वन इज द लिपिड फिल्म हाइड्रेशन बाय हैंड शेकिंग। इसके थ्रू हम लार्ज मल्टीपल लैमिनेटेड वेसिकल्स को हम बनाते हैं, और नॉन हैंड शेकिंग मेथड के थ्रू हम लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल्स को बनाते हैं। सेकेंड वन इज़ द हाई शेयर होमोजेनाइजेशन या फिर सोनिकेशन मैथड, एंड थर्ड वन इज़ द मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मैथड। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक। सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक्स में फर्स्ट हमारा इथेनॉल इंजेक्शन मेथड, सेकेंड है हमारा ईथर इंजेक्शन मेथड, थर्ड वन इज़ द रिवर्स फेज इवेपोरेशन वेसिकल्स, एंड फोर्थ वन इज़ द इमर्शन एंड डबल इमर्शन वेसिकल्स। ये 4 पार्ट्स में हमने जो अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक्स लाइपोसोम्स को हम 4 पार्ट्स में 4 तरीके से बना सकते हैं, 4 तरीके से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टाइम आते हैं फिजिकल डिस्पर्जन टेक्निक। फिजिकल डिस्पर्जन टेक्निक्स क्या है, इसमें हम लाइपोसोम्स को बनाते हैं लिपिड फिल्म को हाइड्रेटेड करके, ठीक। जब लिपिड फिल्म हाइड्रेटेड होगी देन वो हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करके सोनिकेट करेंगे तो क्रिस्टलाइन हो जाएगी, तो उससे बाय लेयर लिपिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। नेक्स्ट और क्या होता है उसमें, जब हम सोनिकेट करते हैं तो उससे बेसिकली और एजिटेशन जब होता है बेसिकली लाइपोसोम्स को के प्रिपरेशन में हम एक्वस फेज को ऑर्गेनिक फेज में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऑर्गेनिक फेज को हम एक्वस फेज में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। दोनों ही कंडीशंस में हमारा एजिटेशन प्रॉपरली होता रहता है कि, और एजिटेशन का जो रोटेशन है वो इतना होना चाहिए कि जो फॉस्फोलिपिड जो लिपिड सोल्यूशन है वो ईजिली मिक्सड होता रहे। तो जो एजिटेशन होगा, एजिटेशन के टाइम पे जो फिल्म्स होंगी वो फिल्म्स हमारी कट ऑफ होती रहती हैं, कि मतलब जो फिल्म होगी वो एजिटेशन होगा, जो लिपिड की शीट है वो कट ऑफ होगी, और कट ऑफ होगी तो हमारे वेसिकल्स फॉर्म होंगे। और अगर हमें लाइपोसोम्स में रिड्यूस करना साइज़ रिडक्शन करना है तो हम उस साइज़ रिडक्शन के लिए हम सोनिकेशन करते हैं, ठीक है। 2 तरीके से सोनिकेट कर सकते हैं हम लाइपोसोम्स को, बाथ सोनिकेटर, एक प्रोब सोनिकेटर, दोनों तरीके से हम सोनिकेशन करते हैं। जब हमें लार्ज वॉल्यूम में सोनिकेशन करना होता है तो हम बाथ सोनिकेटर को यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम प्रोब सोनिकेटर्स को यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट फिजिकल डिस्पर्जन टेक्निक्स में हम 2 तरीके से हम फर्स्ट है हमारा लिपिड फिल्म हाइड्रेशन बाय हैंड शेकिंग मेथड। इसमें फर्स्ट स्टेप है, 2 स्टेप्स में हमने इस पूरे प्रोसीजर को कैटेगराइज किया है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिल्म फॉर हाइड्रेशन। प्रिपरेशन ऑफ फिल्म फॉर हाइड्रेशन में क्या है कि लिपिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम इसमें लेंगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म और मीथेनॉल का प्रपोर्शन भी आपका हो सकता है। क्लोरोफॉर्म प्लस मीथेनॉल का प्रपोर्शन आप ले सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए, जिसका जो रेशियो होगा 10 to 20 mg लिपिड के पर ml के हिसाब से होगा, कि मतलब जो हम लिपिड ले रहे हैं और ऑर्गेनिक फेज ले रहे हैं उन दोनों का जो रेशियो है 10 to 20 mg लिपिड पर ml के हिसाब से होना चाहिए। फिर हम इसको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे थॉरली, तो मिक्सिंग हो जाएगी हमारे लिपिड और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की।
सेकेंड स्टेप में क्या है कि हम सॉल्वेंट को हमें रिमूव कराना होगा। सॉल्वेंट को हम रिमूव कैसे कराएंगे? अगर हमारा स्मॉल वॉल्यूम में होगा तो हम नाइट्रोजन गैस या आर्गन गैस से मतलब पास कराएंगे, या फिर अगर हमारा लार्ज वॉल्यूम में मिक्सचर होगा तो हम उसके लिए क्या करेंगे? रोटरी इवेपोरेटर यूज़ करेंगे। रोटरी इवेपोरेटर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? थिन लिपिड फिल्म हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अगर रोटरी इवेपोरेटर यूज़ किया तो थिन लिपिड फिल्म हमारी ऑब्टेन हो जाएगी। देन हम अगर वैक्यूम ओवरनाइट हम जो अगर इसी पूरे मिक्सचर को हम वैक्यूम प्रोवाइड करें और तो उससे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट होगा हमारा वो टोटली हमारा इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक, लिपिड फिल्म क्या होगी? लिपिड फिल्म जो है बेसिकली हमारे प्रिपेयर होती है बाय फ्रीजिंग या ड्राई आइस में, या फिर ड्राई आइस एसीटोन में, या फिर अल्कोहल बाथ से। मतलब हमने एजिटेशन किया, एजिटेशन के बाद हमने उसका टोटली एक लिपिड की शीट हमें ऑब्टेन हो गई। उस लिपिड शीट को हमने क्या करते हैं, अगर हमें वेसिकल्स को बनाने हैं तो हम फ्रीज कर देते हैं इनटू द ड्राई आइस, या फिर ड्राई आइस एसीटोन में, या फिर ऑर्गन बाथ में। नेक्स्ट हमारा जो लिपिड फ्रोज़न लिपिड केक होगा उसको हम वैक्यूम पंप में डाल देंगे और लायोफिलाइज कर देंगे। जब तक लायोफिलाइजेशन हम प्रोसेस करेंगे जब तक कि वो ड्राई ना हो जाए। ठीक है, टोटली हमारा जो सस्पेंशन है वो टोटल ड्राई ना हो। फिर हमें जब ड्राई लिपिड फिल्म हमें ऑब्टेन हो जाएगी तो हम उसको रिमूव करेंगे फ्रॉम वैक्यूम से हम उसे रिमूव आउट कर देंगे और कंटेनर को टाइटली क्लोज करके हम रख देंगे, फ्रीज करके रख देंगे। ठीक, सेकेंड स्टेप है हमारा हाइड्रेशन ऑफ लिपिड फिल्म। हाइड्रेशन ऑफ लिपिड फिल्म में क्या है कि जो ड्राइड लिपिड फिल्म हमारी ऑब्टेन हुई है हम उसको उसमें एजिटेट करेंगे, एक्वस मीडियम इनकॉर्पोरेट करेंगे और एजिटेशन करेंगे। जब हम एजिटेशन करेंगे फॉर 1 आवर के लिए और ओवरनाइट हम इसको स्टैंडिंग कंडीशन में छोड़ देंगे और टेम्परेचर जो है उसको हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, जो हाइड्रेशन मीडियम है, जो बफर सोल्यूशन है, जो सलाइन सोल्यूशन है और डेक्सट्रोज सोल्यूशन या फिर 10% सुक्रोज का हम सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए? एक्वस मीडियम जिससे हम हाइड्रेटेड कर रहे हैं हमारे वेसिकल्स को, उसकी जगह पे हम बफर सोल्यूशन ले सकते हैं, सलाइन सोल्यूशन ले सकते हैं, 5% डेक्सट्रोज का सोल्यूशन ले सकते हैं और 10% सुक्रोज का सोल्यूशन ले सकते हैं। वो हम हाइड्रेटेड करेंगे तो हमें उसकी वजह से ऑब्टेन हो जाएंगे क्या? लार्ज लैमिनर वेसिकल्स का सस्पेंशन हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये आप डायग्राम फॉर्म में देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इसमें हमारा लिपिड प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट प्लस एक्वस सॉल्यूशन फर्स्ट में हमारे प्रेजेंट है। हैंड शेकिंग करें या रोटरी फ्लैश इवेपोरेटर में हम इनकॉर्पोरेट कर दें तो ये हमारा जब इनकॉर्पोरेशन हो गया है, रोटरी फ्लैश इवेपोरेटर में शेकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा फिल्म का फॉर्मेशन हो गया है। वैक्यूम प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये क्या ड्राइड लिपिड फिल्म का फॉर्मेशन हो गया है। ड्राइड लिपिड फिल्म का फॉर्मेशन हो गया, देन हम उसमें एक्वस मीडियम को इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं। जब एक्वस मीडियम को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइड्रेशन होगा और हाइड्रेशन की वजह से हमारा लाइपोसोम का हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। लाइपोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन हम उसे स्टोर कर देंगे अंडर द मतलब स्टोर कर देंगे एट द 4 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको स्टोर कर देंगे। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाई शेयर होमोजेनाइजेशन या फिर सोनिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है, मल्टी लैमिनर वेसिकल्स को हम बनाते हैं, मल्टी लैमिनर वेसिकल को हम सोनिकेट करते हैं या हम उसमें स्मॉल वेसिकल्स को हम उससे फॉर्मुलेट करते हैं या बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सोनिकेशन जो है बेसिकली दो तरीके से होता है, प्रोब सोनिकेटर और बाथ सोनिकेटर। प्रोब सोनिकेटर में क्या होता है कि हम डिस्पर्जन रिक्वायर्ड होता है, हमारा हाई एनर्जी हमारी लगती है इन स्मॉल वॉल्यूम्स में। ठीक, और बाथ सोनिकेटर क्या होता है, हमारा लार्ज वॉल्यूम को हम डाइल्यूट करते हैं टू द लिपिड फिल्म। ठीक, इसमें हम लार्ज वॉल्यूम को हम डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन होगा हमारा लिपिड फिल्म्स का। मल्टी लैमिनर वेसिकल्स को हमें क्या है बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जो हमारे मल्टी लैमिनर वेसिकल्स हैं उनको हम सोनिकेट करेंगे 5 से 10 मिनट तक के लिए। देन 5 से 10 मिनट तक के लिए हम सोनिकेट करेंगे तो हमारा हेजी ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन हमारा ऑब्टेन हो जाएगा। फर्दर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे फॉर 4000 RPM पे 30 मिनट्स तक के लिए।
जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और अगर हम लाइपोसोम्स बना रहे हैं वेसिकल्स से, तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगेशन होना चाहिए वो फ्री सेंट्रीफ्यूगेशन होना चाहिए। हम उसमें सेंट्रीफ्यूज भी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे 30 मिनट्स तक के लिए। जो हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन हो, क्लियर स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल्स का डिस्पर्जन ऑब्टेन होगा। ठीक, तो हमारा इससे हमें क्या ऑब्टेन होगा, स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल्स का सस्पेंशन हमें ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, अगर हम सोनिकेशन मेथड के थ्रू लाइपोसोम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रोब सोनिकेटर क्या करता है, डिलीवर करता है वेरी हाई एनर्जी या फिर हीट को प्रोड्यूस करता है। हीट को प्रोड्यूस करता है तो उससे क्या होगा कि जो लिपिड फिल्म है, लिपिड फिल्म्स का डिग्रेडेशन होने लगता है। ठीक, या फिर ये कभी कभी क्या होता है कि टाइटेनियम पार्टिकल्स को रिलीज आउट करता है। इससे क्या लिपिड जो का जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन हमारा मतलब सही नहीं होता है, और वो उसमें से कुछ जो लिपिड के वेसिकल्स हमारे फॉर्मुलेट हुए रहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, वो लीक कर जाते हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड। मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड में क्या है, इसको हम प्रिपेयर करते हैं लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल्स के लिए। इसके थ्रू हम लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल्स और मल्टी लैमिनर वेसिकल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। लाइपोसोम्स को बेसिकली हम क्या करते हैं, का साइज लाइपोसोम्स का फर्स्टली रिड्यूस कर लेते हैं, जेंटली पासिंग करते हैं। किसके थ्रू, पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन फिल्टर को हम यूज़ करते हैं। पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन फिल्टर को हम यूज़ करते हैं साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। इससे हमें क्या होगा, अगर हमें पहले ही हम उसे फ़िल्टर कर देंगे तो हमें डेफिनेट पोर साइज़ के पार्टिकल्स ऑब्टेन हो जाते हैं। डेफिनेट पोर साइज़ के पार्टिकल्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे तो हमें एक इक्वल साइजेस के पार्टिकल्स हमें ऑब्टेन हो, एक हमारे अलग हो जाएंगे, डिफाइंड हो जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, बिफोर एक्सट्रूजन करने से पहले लार्ज मल्टी लेयर वेसिकल्स को हम लेंगे, उसको हम उसको क्या करेंगे, फ्रीज थ्रू साइकिल्स के थ्रू हमें चलाएंगे। देन हमें प्री फिल्टरिंग कर दी है, हमने पहले से प्री फिल्टरिंग कर दी है थ्रू लार्ज पोर साइजेस के जो हमारे पार्टिकल्स है वो हमारे अलग हो गए। तो उससे से फिल्टर करेंगे तो हमारा क्या होगा कि 100 नैनोमीटर पोर साइज़ के जो पार्टिकल्स है वो हमारे अलग हो जाएंगे और हमें ऑब्टेन हो जाएंगे लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। 120 जिसका साइज़ रेंज होगा 120 to 140 नैनोमीटर साइज़ रेंज। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हम फिल्टर के पहले एक्सट्रूजन मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन कर रहे हैं तो फिल्टर के पहले हमारा क्या हुआ कि जो लार्ज लैमिनेटेड वेसिकल्स हमें ऑब्टेन हो गए और हमने फ़िल्टर कर दिया। आफ्टर द फिल्ट्रेशन तो हमें स्मॉल साइजेस के जो वेसिकल्स हैं, स्मॉल साइजेस के वेसिकल्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड। सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड में दो सॉल्वेंट्स को हम यूज़ करते हैं, दो मेथड यूज़ करते हैं, इथेनॉल इंजेक्शन मेथड और ईथर इंजेक्शन मेथड। इथेनॉल इंजेक्शन मेथड और ईथर इंजेक्शन मेथड, दो मेथड्स को यूज़ करके हम बनाते हैं, मतलब लाइपोसोम्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक्स को देखते हैं कि इसमें किस तरीके से हम लाइपोसोम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमें इथेनॉल इंजेक्शन मेथड को यूज़ करना है तो इसमें हाइड्रोफोबिक और एम्पीफिलिक ड्रग्स के साथ हम लाइपोसोम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके थ्रू हम स्मॉल या लार्ज लैमिनर वेसिकल्स को फॉर्मुलेट करते हैं। लाइपोसोम्स अगर हमें बनाना है तो हम अगर सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल एंड लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल्स को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लिपिड और इथेनॉल लेंगे। लिपिड और इथेनॉल लेकर के हम इसे 22 गॉज फाइन नीडल्स के थ्रू हम इसे पास आउट कराएंगे। और जो पास आउट कराएंगे 22 जो इथेनॉल और हमारा लिपिड का मिक्सचर होगा हम पास आउट कराएंगे, उसको हम रैपिडली पास आउट कराएंगे। और किसमें पास आउट, जो हमारा एक्वस मीडियम होगा वो हमारा सलाइन सोल्यूशन होगा या कोई भी एक्वस मीडियम हमारा हो सकता है। और हम ऑर्गेनिक फेज को एक्वस फेज में इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं, बट हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो फॉस्फोलिपिड है, जो हमारा लिपिड है, वो इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे इनटू द एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ऑर्गेनिक फेज का या वो हमारे लिपिड या फॉस्फोलिपिड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता रहे।
नेक्स्ट हमारा ईथर इंजेक्शन मेथड। ईथर इंजेक्शन मेथड में क्या होता है, ऑर्गेनिक फेज होगा, ऑर्गेनिक ईथर और लिपिड लेंगे, हम उसे नैनो नीडल्स के थ्रू स्लोली पास आउट कराएंगे इनटू द एक्वस फेज, स्लोली पास आउट कराएंगे इनटू द एक्वस फेज। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेपोराइजिंग टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारा मिक्सचर होगा उसे वेपोराइजिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिक फेज हमारा इवेपोरेट हो जाएगा। ऑर्गेनिक फेज हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से लिपिड सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होगा, लिपिड सॉल्यूशन में ऑब्टेन होगा। और उस लिपिड सॉल्यूशन में क्या होगा, जो मटेरियल होगा वो हमारा इंट्रैप्ड होगा। पर इसमें ईथर इंजेक्शन के मेथड के थ्रू अगर हम लाइपोसोम्स को प्रिपेयर करते हैं तो इसका सबसे एक डिसएडवांटेज है कि लो इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी होती है। इंट्रैपमेंट जो ड्रग है, ड्रग हमारी टोटली इंट्रैप्ट नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में डीमल्सिफिकेशन मेथड। डीमल्सिफिकेशन मेथड में क्या होता है, एक्वस मीडियम लेते हैं और हम वो उस मटेरियल को लेते हैं जो कि हमें इंट्रैप्ट कराना है। दैट मीन्स कि ड्रग लेंगे और एक्वस मीडियम को लेंगे, और एक दूसरे मीडियम में हम ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऑफ लिपिड लेंगे। मतलब जो भी हमारा ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होगा उसको लेंगे और फॉस्फोलिपिड को लेंगे, दोनों उसको एक फॉस्फोलिपिड और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का मिक्सचर बनाएंगे, और एक्वस मीडियम और उसका एक एक्वस मीडियम और ड्रग का मिक्सचर बनाएंगे। देन हम एक्वस मीडियम को ऑर्गेनिक फेज में इनकॉर्पोरेट कराएंगे और एजिटेट करेंगे मैकेनिकली हम एजिटेशन करेंगे, और एजिटेशन होगा तो ब्रेकिंग होगी। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, एक्वस मीडियम ऑफ वाटर ड्रॉपलेट हमारा ऑब्टेन हो जाएगा, और इसके थ्रू डीमल्सिफिकेशन मेथड के थ्रू हमारा वाटर एंड ऑयल टाइप इमल्शन हमारा फॉर्मुलेट होता है, जिसमें कि जो स्टेबलाइज़र्स हमारे यूज़ होते हैं वो फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर स्टेबलाइज़र्स हमारे यूज़ होते हैं। इसके जो मतलब थ्रू हमारे जो इमल्शन हमारा स्टेबलाइज कंडीशन में रहता है। ये हमने पढ़ा अभी तक कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि लाइपोसोम्स अगर हमें बनाने हैं तो लाइपोसोम्स को किस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इवैल्यूएशन या फिर कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में क्या है, फिजिकल कैरेक्टराइजेशन, केमिकल कैरेक्टराइजेशन और स्टेबिलिटी टेस्टिंग। फिजिकल कैरेक्टराइजेशन में क्या है, इंट्रैपमेंट एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वेसिकल्स हैं, चाहे वो लार्ज यूनिलैमिनर वेसिकल हो, स्मॉल यूनिलैमिनर वेसिकल हो, कोई भी हमारा वेसिकल्स हमने फॉर्मुलेट किया है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्टली सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो हमारे वेसिकल्स हमारे अलग हो जाएंगे और सुपरनेटेंट पोर्शन हमारा अलग हो जाएगा, और सुपरनेटेंट पोर्शन हमारा अलग हो जाएगा। देन हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने के बाद हम यूवी में चेक करेंगे। यूवी में जब हमने चेक किया तो हम ये देखेंगे कि कुछ हमें एक एब्जॉर्बेंस ऑब्टेन हुई, जो भी हमने ड्रग इनको इंट्रैक्ट कराई उस ड्रग के हमें एब्जॉर्बेंस ऑब्टेन हुई है, और पहले से ही हमने कैलिब्रेशन कर्व बना के रखा है। उस कैलिब्रेशन कर्व की हेल्प से हम कॉन्सेंट्रेशन, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन निकाले हैं, कितनी ड्रग की कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है सुपरनेटेंट पोर्शन में और वेसिकुलर पोर्शन में। अगर हमारे सुपरनेटेंट पोर्शन में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कि इंटरप्रेंट एफिशिएंसी हमारी लो है, और अगर हमारी ड्रग वेसिकुलर पोर्शन में ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, दैट मीन्स कि जो ड्रग है हमारे इंट्रैक्ट टोटली हुई है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड कैरेक्टराइजेशन है वेस्कुलर शेप एंड मार्फोलॉजी। वेस्कुलर शेप को हम साइज एंड शेप को निकालने के लिए हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं, या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम वेस्कल्स की साइज एंड शेप्स को मेज़र करते हैं। पार्टिकल साइज़ निकालने के लिए भी हम यही करते हैं कि हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, इन्हीं को हम यूज़ करते हैं। इनके थ्रू हम ये देखते हैं कि हाँ उसका साइज़ क्या है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस चार्जेस को निकालने के लिए हम ज़ीटा पोटेंशियल वैल्यू को निकालते हैं। अगर हमारी ज़ीटा वैल्यू नेगेटिव होती है, दैट मीन्स कि जो सस्पेंशन है वो हमारा स्टेबल है, और अगर ज़ीटा वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स कि जो सस्पेंशन है वो हमारा ब्रेक कर जाएगा, हमारा स्टेबल इन द कंडीशन नहीं रहेगा। फिफ्थ कैरेक्टराइजेशन है ड्रग रिलीज सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है ड्रग रिलीज हम कैसे निकालते हैं, लाइपोसोम्स को यूज़ करके हमें जिस तरीके का फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना है, दैट मीन्स कि हमें अगर ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना है तो हम उसके लिए फ्रांस डिफ्यूजन सेल को यूज़ करेंगे, या फिर ओरल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना है तो हम उसके लिए पैरेलल मेथड यूज़ करेंगे। किस तरीके का हम फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं,
अगर हमने सपोज़ हमें ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फ्रांस डिफ्यूज़न सेल लेंगे और उसमें 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं आपके, अपर कंपार्टमेंट और लोअर कंपार्टमेंट। उसके बीच में एक सेलोफेन मेम्ब्रेन लगी होती है। उस सेलोफेन अपर कंपार्टमेंट से हम जो भी हमारा वेसिकुलर सस्पेंशन है, वेसिकल्स, हम उसको डाल देंगे, रख देंगे और उसको हीट प्रोवाइड करेंगे और उसमें एजिटेशन होगा। 37 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे हम उस मीडियम में, ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एग्जिस्ट कर पाए। जो बॉडी बफर है 7.4 pH, अगर हमें ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन बनाना है तो हम किस तरीके का फॉर्मुलेशन बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वही pH हम उसमें इनकॉर्पोरेट, उसी pH का बफर हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे जो हमारा फ्रांस डिफ्यूज़न सेल होगा। देन हम जब हम वेसिकल्स में रख देंगे उसके अपर कंपार्टमेंट में, देन हम इनिशियल सैम्पलिंग करेंगे और उसके बाद इनिशियल सैम्पलिंग करेंगे, देन हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5th आवर, 6 आवर, 7 आवर तक हम उसकी सैम्पलिंग करते रहेंगे। सैम्पलिंग कर लेंगे, देन उसको हम क्या करेंगे, यूवी में उसकी एब्जॉर्बेंस निकालेंगे। यूवी में एब्जॉर्बेंस निकालेंगे तो हमें और हमने कैलिब्रेशन कर पहले निकाल के रखा हुआ है, उसकी हेल्प से हमें कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी कि ड्रग की कितनी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है, कितने टाइम इंटरवल पे ड्रग कितनी रिलीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा ड्रग रिलीज़ था। नेक्स्ट हमारा केमिकल कैरेक्टराइजेशन। केमिकल कैरेक्टराइजेशन के लिए हम फॉस्फोलिपिड की कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं, सोया लेसिथिन की कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं कि कितनी जो भी हमारा फॉर्मुलेशन है हम उस फॉर्मुलेशन में हम कितना हम अपने केमिकल्स इनकॉर्पोरेट करें कि बेस्ट रिलीज़ आए। हम अगर कोई भी फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस फॉर्मुलेशन को डिज़ाइन करने में हम सपोज़ हम क्यों करते हैं कि हम एक फॉर्मुलेशन में 7 mg या 70% हम लेसिथिन ले रहे हैं, एक में हम जो कोलेस्ट्रॉल को 30% ले रहे हैं, एक में हम 10% ले रहे हैं। हम क्यों करते हैं, हम वेरिएशन करते हैं कि अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस को हम यूज़ करेंगे। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस को यूज़ करके हमारे क्या पैरामीटर्स निकल रहे हैं, मतलब जो हमारा लास्ट फॉर्मुलेशन प्रिपेयर हो रहा है वो फॉर्मुलेशन सही है या नहीं सही है, या फिर जो लास्ट फॉर्मुलेशन हमारा फाइनल फॉर्मुलेशन बनेगा उसमें कौन से रेशियो का, किस रेशियो का जो फॉर्मुलेशन हमारा है वो हमारा बेस्ट रिलीज शो कर रहा है। हम इसमें ये सारी चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पीएच ऑफ द लाइपोसोमल डिस्पर्सन। पीएच ऑफ द लाइपोसोमल डिस्पर्सन, पीएच क्यों यूज़ करते हैं? सपोज अगर हमने ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन बनाया है तो ट्रांसडर्मल फॉर्मुलेशन हमने बनाया है तो उसके बाद अगर जो हम अगर ट्रांसडर्मली यूज़ अप्लाई कर रहे हैं तो अगर हमारा पीएच जो होगा वो स्किन कंडीशन का नहीं होगा, स्किन पीएच से मैच नहीं करा तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करेगा, देन रेडनेस कॉज होगी, इचिंग होगी, ड्राइनेस होगी। तो इसकी वजह से हम पीएच जो है, पीएच को हम चेक करते हैं। और हम इसमें क्या विस्कोसिटी स्टडीज़ को कर सकते हैं। विस्कोसिटी स्टडीज़ में क्या करते हैं, हम ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर को यूज़ करते हैं। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर के थ्रू हम ये जानते हैं जो सस्पेंशन हमारा बना है या फिर जो भी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हमारा बना है वो कैसा है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है। मतलब विस्कोसिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पोरिंग कंसिस्टेंसी भी हो और ऐसा भी ना हो जो फॉर्मुलेशन है वो ऐसा भी ना बना हो कि अडहेयर हमने किया और बहुत ज़्यादा अडहेयर हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फॉर्मुलेशन हमने बनाया है उस फॉर्मुलेशन को हम इनिशियली सैम्पलिंग कर लेंगे। इनिशियली सैम्पलिंग करके हम आईआर स्टडीज़ को करेंगे। इनिशियली सैम्पलिंग करेंगे, आईआर स्टडीज़ करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे फॉस्फोलिपिड की क्या पीक आ रही है, कोलेस्ट्रॉल की क्या पीक आ रही है और सोया लेसिथिन की क्या पीक आ रही है या फिर ड्रग की हमारी क्या पीक आ रही है। हम सारे पीक्स को मीज़र कर लेंगे। उसके बाद हम आफ्टर 15 डेज़, आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के बाद हम वापस से आईआर स्टडी करेंगे। और जो हम स्टेबिलिटी के लिए हमने जो उसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम अलग अलग टेम्परेचर, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक 25 डिग्री सेल्सियस पे, एक हमने फॉर्मुलेशन को रखा है 45 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब अलग अलग टेम्परेचर भी हमने प्रोवाइड किया है और अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे हम
IR स्टडीज़ करेंगे। उस IR स्टडीज़ में हम ये चेक करेंगे कि जो इनिशियली हमने जब फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया था तो तब जो हमारी पीक्स आ रही थी वही पीक्स हमारी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज भी आ रही हैं या नहीं आ रही है। अगर दोनों ही पीक्स में डेविएशन होगा, दोनों ही पीक्स में हमारा डिफरेंस होगा, दैट मीन्स कि जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो सही नहीं है, उसके जो अंदर केमिकल्स हैं वो केमिकल्स हमारे आपस में इंटरेक्ट कर गए हैं। दैट मीन्स कि जो फॉर्मुलेशन है वो हमारा स्टेबल कंडीशन में नहीं है। ठीक, ये हमारा कैरेक्टराइजेशन था, ये इवैल्यूएशन था लाइपोसोम्स का। नेक्स्ट हमारा आता है लाइपोसोम्स का एप्लीकेशन। लाइपोसोम्स का क्या एप्लीकेशन है। हमने इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। लाइपोसोम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, एडवांटेज पढ़ा है, डिसएडवांटेज पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोसोम्स पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ लाइपोसोम्स देखा है कि प्रिपरेशन लाइपोसोम्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली लाइपोसोम्स को हम 2 पार्ट से 2 मेथड्स को यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट डिस्पर्जन मेथड और फिजिकल डिस्पर्जन टेक्निक्स के थ्रू हम लाइपोसोम्स को बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने इवैल्यूएशन या कैरेक्टराइजेशन ऑफ लाइपोसोम्स पढ़ा। नेक्स्ट हम एट लास्ट एप्लीकेशन ऑफ लाइपोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि लाइपोसोम्स का क्या एप्लीकेशन है। ठीक, तो फर्स्ट है इसका ड्रग डिलीवरी व्हीकल है, मतलब हम डायरेक्टली ड्रग को टारगेटेड करते हैं ऑन द इफेक्टिव साइट, जिस जगह पे हमें यूज़ करना होता है। लाइपोसोम वैक्सीन कैरियर्स के रूप में भी यूज़ किया जाता है। लाइपोसोम्स को हम ट्यूमर थेरेपी या कैंसर थेरेपी के लिए भी यूज़ करते हैं। लाइपोसोम्स जीन डिलीवरी के लिए भी हमारा यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल ब्लड सर्किट्स के रूप में भी हम लाइपोसोम्स को यूज़ करते हैं। लाइपोसोम जो बेसिकली है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइपोसोम्स का ये भी एक एडवांटेज है। कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी हम लाइपोसोम्स के अंदर ड्रग को इनकॉर्पोरेट करके हम देन उसको यूज़ कर सकते हैं, डर्मल फॉर्मुलेशंस को बना सकते हैं। लाइपोसोम्स को हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिए भी हम लाइपोसोम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे 8 एप्लीकेशंस दिए हैं लाइपोसोम्स को कि लाइपोसोम्स अगर हम फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके हम क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, हम उनके थ्रू किस तरीके से किसी भी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा वही ड्रग डिलीवरी व्हीकल के लिए, वैक्सीन कैरियर के लिए, ट्यूमर थेरेपी के लिए, जीन डिलीवरी के लिए, आर्टिफिशियल ब्लड सरोगेट्स के लिए या फिर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को हमें फॉर्मुलेट करने के लिए, कॉस्मेटिक एंड डर्मेटोलॉजिक्स प्रोडक्ट्स को फॉर्मुलेट करने के लिए लाइपोसोम्स बनाते हैं, या फिर एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिए भी हम लाइपोसोम्स बना सकते हैं। तो ये हमारा टोटल एप्लीकेशन था कि लाइपोसोम्स का क्या क्या एप्लीकेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नैनो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि नैनो पार्टिकल्स क्या है, नैनो पार्टिकल्स का क्या इंट्रोडक्शन है, या फिर नैनो पार्टिकल्स की क्या डेफिनेशन है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है नैनो पार्टिकल्स का, और नैनो पार्टिकल्स का बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, एंड लास्ट उसका एप्लीकेशन क्या है नैनो पार्टिकल्स को, किस लिए हम एप्लीकेशन क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं नैनो पार्टिकल्स को। थैंक यू।